टेबल करने से पहले ही इस बात का सुझाव सरकार के समक्ष रख दिया था कि इसको कमेटी में भेजा जाएगा। तो हम लोग को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी चर्चा भी हुई थी तमाम स्टेक होल्डर से, सबकी मंशा यही थी कि इसको कमेटी में भेजना चाहिए, ताकि इसको बेहतर, मजबूत और सशक्त बनाने के लिए तमाम सुझावों का आदान प्रदान हो। ये बात सरकार को टेबल करने से पहले ही कम्युनिकेट कर दी गई थी। देखिए, विपक्ष सिर्फ अब ये मुद्दे उठाता रहेगा। ये वही विपक्ष है ना, जैसा मैंने कहा कि इसके दरवाजे किसने खोले। आज अगर इतनी चिंता है आपको, तो क्यों इसके दरवाजे आप खोल रहे थे? जब इन रास्तों को आप खोल रहे थे, क्यों आपने खोला? आज जब मेरी सरकार ने ये फैसला लिया और कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सेट किया, एक उदाहरण सेट किया आने वाले समय में भी, भाई कल को मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, बट उस सरकार के पास ये उदाहरण के तौर पर होगा कि भाई ये नियुक्ति निकली थी और एक सरकार ऐसी थी, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे, नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने समाज की बड़ी आबादी की चिंताओं को सम्मान देने के लिए इस फैसले को वापस लेने का काम किया। चाहे वो जेपीसी का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो या अभी का मामला हो, इस सरकार में आप ज्यादा मजबूत हैं पहले की सरकार से? भाई बात मजबूती की नहीं है, बात सही विषयों की है। जब मैंने, मेरे दल ने सही विषयों को सरकार के समक्ष रखा है, सरकार ने हमेशा उसका सम्मान किया है। प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत थी, तो क्या आगे आरक्षण के जो नियम है या जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन करते हुए ये निकाली जाएगी फिर वैकेंसी? देखिए, आने वाले दिनों में सरकार का क्या फैसला होगा वो चर्चा के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष रख सकता हूँ। केंद्रीय मंत्री के तौर पर मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिसकी जानकारी फिलहाल नहीं होगी। आधे एक घंटे पहले ही इसको रद्द करने का फैसला हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अब इस पर पुनः चर्चा होगी और पुनः चर्चा के बाद जो फैसला लिया जाएगा वो आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पर मैं एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से इस बात को लेकर समर्पित है कि केंद्र सरकार या किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी नियुक्ति निकलती है, उसमें आरक्षण के प्रावधानों का इम्प्लाई करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि एक सरकारी क्षेत्र ही है जहाँ पे इसके प्रावधानों को आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी लागू नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। तो ऐसे कोई भी सरकारी नौकरी इसमें निकले, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है तो मेरी आपत्ति रहेगी ही रहेगी। उन्होंने अपने सुझाव रखने का काम किया। कई बिंदुओं पर उन लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या ये बिल इस बारे में ऐसा सोचता है या इसमें इस शब्द का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। ये तमाम विस्तार से लंबी हम लोग की चर्चा हुई, बैठक हुई। आने वाले दिनों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जो सुझाव हम लोग के पास आए हैं इसको तो हम लोग रखेंगे ही, पर ये प्रदेश स्तर पर हुई एक बैठक थी। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया है वो देश भर में लागू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के द्वारा अलग अलग ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके प्रतिनिधि आकर अपने अपने सुझाव पार्टी के समक्ष रख सकते हैं, ताकि उनकी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मजबूती से रखा जाए। सरकार की भी सोच सुधार को लेकर है और समाज के इस वर्ग की सोच, मुसलमान वर्ग की भी सोच इसकी बेहतरी को लेकर ही। ऐसे में सरकार की सोच और मुसलमान वर्ग दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे चल सके, उसका माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने का कार्य करेगी। हम लोगों के माध्यम से अगर उनकी कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को, 22 अगस्त को,
22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधायक संशोधन विधायक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है। और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। अब कोई और सवाल? To my Prime Minister, and as I told you that my Prime Minister and the PMO was in direct communication with all the ally partners and with all the stakeholders concerning this, whosoever was having an issue with it. I myself, since past 2 days, I was directly in touch with the Prime Minister's office. Regularly I was communicating with him. I have given n number of notes in writing to the Prime Minister office concerning every concerns, from this community. So yes, I mean, after understanding the whole matter, this was the decision that was taken for the people of this community, SC, ST, OBCs. चाहे वक्त का मामला हो, चाहे लेटर यूनिटी का मामला हो, सरकार निर्णय ले लेती है। उसके बाद क्या ये निर्णय बीजेपी एक तरफा सहयोगी दलों को लेकर के विचार विमर्श किए बिना ले रही है, जिसके कारण विपक्ष को मौका मिल रहा है इसकी आलोचना का? या फिर दूसरा ये सवाल है कि क्या सहयोगी दलों के दबाव में सरकार ने ये लेटर यूनिटी को लेकर के फिर कैंसिल करना पड़ा? मुझे लगता है सरकार की एक खूबसूरत तस्वीर सामने दिखाई देती है, जिस सरकार को आज तक विपक्षी घमंडी सरकार कहते आए, एरोगेंट सरकार कहते आए, एक तरफा फैसले लेने वाली सरकार कहते आए। ऐसे में मेरी सरकार ने ये साबित किया है कि सबके सुझावों पर चलने वाली ये सरकार है। अगर सरकार से कभी कोई ऐसा फैसला लिया भी जाता है जो संभवतः सहयोगी या जानकारी के बाद सरकार को लगे कि इस पे हम लोग को पुनः विचार करने की ज़रूरत है, ये सरकार इतनी फ्लेक्सिबल है, ये सरकार इतनी सुनने वाली सरकार है कि सुनकर जो सही फैसला होता है वो फैसला ये सरकार लेती है। मुझे लगता है हर सरकार की कार्यशैली ऐसी ही होनी चाहिए, जहाँ पर अगर फैसला लेने के बाद भी आपको कहीं पे लगे कि समाज के हित में इससे बेहतर फैसला लिया जा सकता है या इस फैसले को रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो बिना एडमेंट हुए, बिना उस बात को अपनी नाक का सवाल बनाए हुए सरकार, जो सरकारें उस पर पुनः विचार करने को तैयार होती हैं, सही मायनों में वही सरकार जनता के हित में कार्य करती है। मांगे पूरी की जाएगी। वो लोग लगातार अब मांग उठा रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। इस मामले में आगे क्या? इस मामले में फिलहाल जो नियुक्ति निकाली गई थी 1-2 जिलों में, इसको लेकर अरवल खासतौर पर, उसको अभी होल्ड पे रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर बातचीत हुई थी, लिखित तौर पर भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय दे दिया था। मुझे लगता है ये मामला विचाराधीन है, कोई नई नियुक्तियाँ इसके ऊपर अभी नहीं हुई हैं और इस बात को हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यवस्था पहले जैसे थी ये वैसे ही चले, चौकीदार और दफादारों को लेकर। नहीं, बिल्कुल कल भारत बंद है और मैं इस समाज से आने वाले लोगों की भावना के साथ अपने आप को भी हम लोग जोड़कर देखते हैं। मेरी पार्टी का भी समर्थन इसको लेकर है, बट हाँ,
मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। मेरी पार्टी का समर्थन रहेगा। हाँ, बंगाल की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया है। नेशनल टास्क फोर्स गठित करने की बात कही है क्या? नहीं, बिल्कुल ये घटना गंभीर है और बहुत गंभीर है, और मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। ऐसे उदाहरण तय किए जाने चाहिए कि इसके बाद अगर ऐसी कोई आपराधिक सोच वाला व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचे भी तो भी उसकी रूह कांप उठे। ऐसे उदाहरण समाज में हम लोग को खड़े करने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस बात का आह्वान किया था कि अब आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं में लिप्त अपराधियों की सजा को भी उतनी ही प्रमुखता से अब दर्शाया जाएगा, ताकि लोगों के मन में इस बात का भय बैठे। देखिए, सरकार के स्तर पर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन के स्तर पर भी कार्य हो रहा है, पर साथ ही में सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। उस सोच में भी बदलाव की जरूरत है, जिसका आह्वान मेरे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। कौन है वो लोग जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं? हम ही लोगों के बीच के वो लोग हैं। कैसे ऐसी मानसिकता उनके मन में आती है? कैसे बहन बेटियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध ये लोग करते हैं? कल रक्षाबंधन का त्योहार था। सामूहिक आह्वान हम लोग को करने की जरूरत है, सामूहिक संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति जो सम्मान की दृष्टि, अपनी बहन को जिस सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसी दृष्टि से देश की हर एक युवती लड़की को देखने लग जाए, तो संभवतः ये घटनाएं नहीं घटेंगी। पर हाँ, तब तक समाज में ऐसी आपराधिक सोच वालों के प्रति डर भी बैठाना जरूरी है, जो सिर्फ कड़ी कार्रवाई करके होगा। और इसके लिए राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सत्ता पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, सबको अपनी राजनीति छोड़कर एक मंच पर आकर इसके लिए उदाहरण तय करने होंगे। धन्यवाद। शुरू कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया, और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई, हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है। वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने ये आपत्ति दर्ज कराई? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। अगर कोई महिला के साथ अत्याचार एनडीए शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, पर अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला हो। टीएमसी, जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली उनकी। किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूं, घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं तो हर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता हूं, मणिपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पर मैं बंगाल की घटना पे भी बोलता हूं। क्यों नहीं विपक्ष बोलता इन सारी चीजों के ऊपर? अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, अपनी सरकारों को बचाएंगे, दूसरी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो इसी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, असामाजिक तत्व इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। और यही इन्होंने इस विषय में भी करने का काम किया। लैटरल एंट्री अपने जमाने की इनको याद नहीं आती, और हमारी सरकार पे तुरंत उंगली उठाने के लिए ये लोग तैयार हो गए। आज हमारी सरकार ने इस विषय को, इस नियुक्ति को रद्द कर पुनः अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता, अपना समर्पण समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रति पुनः दोहराने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से
मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, इसी के साथ एक विषय और जिसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके लिए हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने जो जानकारी के लिए आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोग की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई। इसकी भी जानकारी आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में ही पूरी विस्तार से साझा कर दी जाएगी। अलग अलग संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिनों पहले भारत की संसद में आया था और उस वक्त भी मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरीके की कोई गलत भावना ना जाए। विपक्ष जो तुरंत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करता है कि अरे देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको तंग करने के लिए फिर ये बिल ले आए, ये ले आए, ऐसी कोई धारणा समाज के किसी वर्ग में नहीं जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में मुझे खुशी है, कैबिनेट में भी मैंने इस विषय को रखा था, ऐसे में मुझे खुशी है कि सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद तुरंत एक जेपीसी का गठन किया गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित करते ही तुरंत इस बिल को उस कमेटी में रेफर किया गया। इस बिल में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं जिनको मौका मिलेगा अपनी दल की तरफ से इस संशोधन विधेयक में अपनी बातों को रखने का। और उसी कमेटी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे जमुई सांसद अरुण भारती जी भी उस समिति के सदस्य हैं। आज कई ऐसे मुस्लिम संगठन के नेता हम लोगों से मुलाकात करके गए जिन्होंने इस संशोधन विधेयक में अपने सुझावों को हम लोग के समक्ष रखा, जिसको कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टी के तरफ से अरुण भारती जी मजबूती से रखने का काम करेंगे। आप सबका स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में वैसे मुझे मौजूद नहीं होना था, पर क्योंकि अभी तुरंत प्राप्त जो जानकारी हुई है उस वजह से मैं खुद आप लोग के समक्ष आया हूं, क्योंकि ये विषय था जिसको प्रमुखता से मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उठाने का काम किया था। और जब मैंने इस विषय को उठाया था या इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी, मैं लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूं, जो सरकार में विभिन्न पदों को लेकर जो नियुक्तियां निकाली गई थी और जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया था, इसके खिलाफ मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम किया था। पर जहां एक तरफ मैंने अपनी आपत्ति को दर्ज कराया था, वहीं दूसरी तरफ ये विश्वास भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में मजबूती से समाज के हर वर्ग का ध्यान देने की दिशा में अगर आज की तारीख में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ऐसे में कल जब मैंने इस बात का मैंने विरोध भी किया था कि लेटरल एंट्री में आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया है, उस वक्त साथ ही में मैंने इस बात को भी कहा था कि मजबूती से सरकार के समक्ष, मेरे प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं इस बात को रखने का काम करूंगा। सरकार का अंग हूँ, कई ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहने में मैं सामर्थ नहीं हूँ। सरकार का अंग होने के नाते सरकार का संरक्षण करने की भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। पर हाँ, कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर असहमति होती है, पर असहमति को दर्ज कराने के लिए भी सरकार के भीतर मुझे एक मंच मुहैया कराया गया है, जहाँ पर अक्सर
ऐसे विषयों को प्रमुखता से मैं रखने का काम करता हूँ। जैसे ही ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज़ के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। उन्होंने इस विषय से जुड़े हुए हर बिंदु पर मुझसे चर्चा करने का उन्होंने काम किया। समय समय पर जो दस्तावेज भी उनको मुहैया कराने की ज़रूरत पड़ी, पिछले 1.5-2 दिन में मैंने उनको तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में भी मैंने भेजने का काम किया, इस विश्वास के साथ कि प्रधानमंत्री जी जब इस विषय की गंभीरता को समझेंगे और वो समझेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज़ वैसे भी आ ही रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लैटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले हुआ इसलिए ये हो रहा है, सही है, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूँ, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ भी अपनी बातों को रखा। पर जो विपक्ष एकदम हमदर्द बनने का प्रयास कर रहा था, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों का हिमायती बनने का प्रयास कर रहा था, ये वही विपक्ष है जिसने समय समय पर अपने समय पर डायरेक्ट ये भर्तियां करने का कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसका उदाहरण है, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी उसका उदाहरण है, कई ऐसे नाम हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं। पर बहरहाल हम लोगों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा।